सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही थी और बाहर आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठकर विरोध करने लगे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विरोध बढ़ता देख पुलिस ने धारा 144 लगा दी। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने पहले वार्निंग दी कि 10 मिनट के अंदर सड़क को खाली कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर डटे रहे। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। जिन विधायकों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बात नहीं मानी, उन्हें पुलिस टांग कर ले गई। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सहित 100 से ज्यादा समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 3 बसों में कार्यकर्ताओं को बिठाया गया है। 2 बसें आगे जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश हुए, लेकिन उससे पहले उन्होंने घर से लेकर सड़क तक शक्ति प्रदर्शन किया। सबसे पहले उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया। और कुछ वक्त मां के साथ वक्त बिताया। इस दौरान उनकी पत्नी और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता घर पर मौजूद थे। वालों से मिलने के बाद मनीष सिसोदिया अपने घर से राजघाट के लिए निकले। सिसोदिया के इस दौरान उन्होंने कार की खिड़की से निकलकर समर्थकों का अभिवादन किया और विक्ट्री साइन दिखाते हुए राजघाट पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थक तख्ती पर शिक्षा मंत्री तुझे सलाम के बैनर लगाए हुए थे। राजघाट पर मनीष सिसोदिया ने बापू को श्रद्धांजलि दी। काफी देर तक वो बापू की समाधि के सामने बैठे और ध्यान लगाया। इस वक्त उनके साथ संजय सिंह भी मौजूद रहे। राजघाट से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया रोड शो करते हुए सीबीआई दफ्तर पहुंचे। गांधी जी को नमन करने के बाद सिसोदिया ने राजघाट के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ के सामने एक इमोशनल भाषण दिया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई और कहा कि घर पर उनकी बीमार पत्नी और बेटा अकेले रहेंगे, उनका ख्याल रखिएगा। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। हम आपके साथ हैं। मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार रहती है। सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से भी अपील की। दिल्ली के बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ दूसरी चीज, स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से मुझको बहुत प्यार है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये मत समझना कि आपके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आपके मनीष चाचा अगर जेल चले गए तो बस छुट्टी हो गई। अभी छुट्टी नहीं होने वाली है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ उतनी मेहनत करना जितनी मैं करने की अपेक्षा रखता हूँ, जितनी जरूरत है। मनीष सिसोदिया से सीबीआई की दूसरी बार पूछताछ पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरती है, इसीलिए पार्टी के बड़े नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेजना चाहती है। जो आरोप मनीष जी पर लगे हैं वो बिल्कुल हास्यास्पद हैं। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच को गलत बताया। एक सूत्रीय एजेंडा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तमाम एजेंसियों को दिया हुआ है कि आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो। वहीं सिसोदिया के भावुक संबोधन के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करके हौसला बढ़ाया और कहा कि भगवान आपके साथ है मनीष, लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं। यही नहीं, केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जिस देश में गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले और उन बच्चों का भविष्य बनाने वाले जेल में हों और अरबों का घोटाला करने वाले प्रधानमंत्री के जिगरी दोस्त हों, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है। उधर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। बीजेपी ने सवाल किया है कि अगर शराब नीति अच्छी थी तो उसे दिल्ली सरकार ने वापस क्यों ले लिया और व्यापारी दोस्तों को लाइसेंस फीस क्यों माफ की। आप इवेंट मैनेजमेंट करके भ्रष्टाचार के ऊपर चादर ढक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है। आपका जो डर दिखा रहा है वो साफ दिखा रहा है कि आपने बहुत कुछ किया है।
विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई ने दिल्ली के शराब नीति घोटाले में 17 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया था, जांच शुरू की थी, जबकि इस मामले में सीबीआई 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें विजय नायर, अभिषेक गोविंदपल्ली और बूची बाबू शामिल हैं। तो आपको बता दें कि सीबीआई ने 24 नवंबर 2022 को 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि सीबीआई ने इससे पहले 17 अक्टूबर 2022 को करीब 9 घंटे मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी। इसके बाद 24 जनवरी 2023 को सिसोदिया के दफ्तर से सीबीआई ने कंप्यूटर और जरूरी फाइलें जब्त कर ली। 19 फरवरी को पूछताछ के लिए समन भेजा गया, जिसे सिसोदिया ने बजट का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया था। इसके बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने दूसरी बार समन भेजा। सीबीआई के इस केस में दिनेश अरोड़ा गवाह बन चुका है और उसी की बिना पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान की जनता पर एक बार फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। महंगाई दर 40% को पार कर गई है। पिछले 5 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है जब महंगाई दर में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि इसका खामियाजा पहले से रोटी के लिए तरसती जनता को उठाना पड़ रहा है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में प्याज 250 रुपए किलो, दूध 250 रुपए लीटर, घी 2500 रुपए किलो, चिकन 700 रुपए किलो हो गया है। 33 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसमें आटा, चावल, दालें, घी, मुख्तलिफ जो अशिया हैं, एनर्जी सेवर्स हैं, इनकी कीमतों में जो इजाफा है वो रवां हफ्ते के दौरान हुआ है। पाकिस्तान में लगभग हर चीज महंगी हो चुकी है। डीजल 81%, अंडे 75%, टूटे बासमती चावल 74%, केले 72% और पेट्रोल 70% महंगा हो गया है। रोटी नहीं है पेट में, तन पे नहीं कपड़ा। हालात के भंवर ने हमें इस तरह जकड़ा। हर एक का यही हाल है, न पेट में रोटी है, न तन पे कपड़ा है। रोटी कपड़ा मकान के नारे थे, वह हवा हो गए। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने मिनी बजट पेश किया था, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि महंगाई बढ़ेगी, लेकिन जरूरी चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। यही वजह है कि जनता पाकिस्तान के हुक्मरानों से नाराज है। लोगों का मानना है कि मुल्क की इस हालत के लिए जिम्मेदार नेता ही है। हमारे मुल्क में भी ऐसा कोई आ जाए लीडर, सबको बिठाए जहाज के अंदर और रिमोट से बटन दबा दे और ये सियासतदान सारे गर्क हो जाए, कोई नया आदमी आए इस पाकिस्तान को संभाले। वरना ये खुदा की कसम, ये अल्लाह रसूल को भी धोखा देते हैं। चोर लोग हैं, ये चोर करप्ट लोग हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान बहुत तेजी से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ये मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। सिविल वार के हालात नजर आ रहे हैं। लोग एक दूसरे से छीना झपटी करेंगे। पाकिस्तान में महंगाई से लोगों का क्या हाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग अपने घरों का सामान बेचकर राशन लाने के लिए मजबूर हैं। आप यकीन करें, अभी तक जो हालात चल रहे हैं ना, घर का जितना सामान था ऑलमोस्ट आधा सेल हो चुका है, तो घर चल रहा है। अब आने वाले टाइम में पहले हस्बैंड थे, अब मैं हूँ, अब बेटी जॉब करेगी। जबकि लोगों का मानना है कि महंगाई कम नहीं होगी, बल्कि भविष्य में बढ़ती ही रहेगी। अब आप अगर महंगाई में पूछ रहे हो, ये बढ़ती रहेगी। हम तो बुद्धू लोग हैं, हम इनकी बातों में आते रहेंगे। डॉलर आएगा, डॉलर लाएगा। डॉलर आया, डॉलर लेके चला गया, अपने सारे माफ करा लिया। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है और कैश संकट से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने कथित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन समेत सभी भुगतान रोकने का आदेश दे दिया। जानकारी के मुताबिक राजस्व विभाग को निर्देश दिया गया है कि अगली सूचना तक मंत्रालयों और उनसे जुड़े विभागों के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के साथ सभी तरह के पेमेंट रोक दिए जाएं। हालांकि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने ऐसी खबरों से इनकार किया है। वजारत खजाना ने अफवाहों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकी जाएंगी, ना ही रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन बंद होगी। लेकिन इस सच्चाई को भी छिपाया नहीं जा सकता कि पाकिस्तान IMF की शर्तों को मानता जा रहा है और अपने लोगों को महंगाई की भट्टी में झोंकता जा रहा है। हुकूमत ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त मान ली। पॉलिसी रेट 2% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF के साथ कल वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। दरअसल पॉलिसी रेट वो होता है जिसके मुताबिक किसी देश की सेंट्रल बैंक दूसरे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को लोन देती है। ऐसे में पॉलिसी रेट बढ़ने का मतलब हर तरह के लोन पर इंटरेस्ट का बढ़ना है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड की साजिश साबरमती जेल में रची गई, जहां पर अतीक अहमद बंद है, जिसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या की योजना बनाई।
हत्या की साजिश साबरमती जेल में 1 महीने पहले रची गई। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने मोहम्मद गुलाम और मुस्लिम गुड्डू को हत्या की जिम्मेदारी सौंपी थी। वारदात में पूर्वांचल के शूटर्स के अहम रोल की बात भी सामने आ रही है। हत्या की साजिश से पहले उमेश पाल को अपहरण कांड से पीछे हटने के लिए अतीक ने गुर्गों से धमकी भी दिलवाई थी। माना जा रहा है कि उमेश पाल के अपहरण केस से पीछे नहीं हटने पर उसकी हत्या कर दी गई। अब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पूछताछ के लिए प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है। वारंट जारी करने के लिए पुलिस कोर्ट में अर्जी डालेगी। कोर्ट से इजाजत मिलते ही पुलिस अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। पुलिस ने बाहुबली अतीक माफिया के गुर्गे मोहम्मद गुलाम की तस्वीरें जारी की हैं। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद गुलाम ने उमेश पाल हत्याकांड में अहम भूमिका निभाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद के इशारे पर ही मोहम्मद गुलाम ने शूटर्स का इंतजाम किया। मोहम्मद गुलाम का लंबा आपराधिक इतिहास है। पूर्व में भी वो हत्या के आरोप में गुलाम जेल जा चुका है। शूटर्स को पैसों की मदद की जिम्मेदारी दूसरे गुर्गे गुड्डू मुस्लिम को दी गई थी। उमेश पाल की हत्या के 3 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस हत्या में शामिल शूटर्स को पकड़ने में नाकाम रही है। यूपी एसटीएफ ने 14 जगहों पर छापेमारी की और इस ऑपरेशन में यूपी एसटीएफ की प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ यूनिट शामिल है। एसटीएफ की एक टीम मध्य प्रदेश भी रवाना हुई है। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से अतीक अहमद के शूटर गुलाम के करीबी 3 युवकों को हिरासत में लिया है। तीनों युवक पूर्वांचल के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। पुलिस ने अतीक अहमद के 2 बेटों को भी घर से हिरासत में लिया है। पुलिस दोनों को स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर कस्टडी की डिमांड कर सकती है। पुलिस ने शूटर्स को पकड़ने के लिए प्रयागराज की सीमाओं को सील कर दिया है। प्रयागराज के बॉर्डर से आने जाने वाली एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि पुलिस को शक है कि शूटर्स अब भी प्रयागराज में छिपे हुए हैं और वो शहर छोड़ने की फिराक में हैं। इसीलिए बस अड्डों और रेलवे स्टेशन के अलावा एयरपोर्ट जाने वाली सड़कों पर चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर को सील कर आने जाने वाले हर व्यक्ति और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। मौकाए वारदात से सटे हुए कौशाम्बी जिले की पुलिस भी अलर्ट पर है। प्रयागराज की तरफ आने जाने वाली सभी गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। इस बीच पुलिस प्रयागराज के चकिया इलाके में मौजूद अतीक अहमद के घर पहुंची और वहां खड़ी एक क्रेटा कार को अपने कब्जे में ले ली, जिसे जेसीबी के जरिए उठाकर पुलिस कार को अपने साथ ले गई। पुलिस को आशंका है कि उमेश पाल की हत्या में सफेद रंग की क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ है। आशंका है कि इसी कार से शूटर हत्या की जगह पर पहुंचे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उमेश पाल को 7 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से 6 गोलियां उमेश पाल के शरीर को पार कर निकल गईं। 1 गोली शरीर के अंदर मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सभी गोलियां पिस्टल से मारी गई। सुलेम सराय इलाके में बाजार बंद रहा। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर शूट आउट पूरा जो वारदात है, पूरी जो घटना है वो कारित की गई थी। घटना का आज 3रा दिन है। आज भी यहाँ पर सुरक्षा के नज़रिए से बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेज हैं उनकी तैनाती की गई है, ताकि किसी तरीके की यहाँ पर दिक्कत ना होने पाए, कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना हो सके। इस लिहाज से पुलिस कर्मियों की यहाँ पर शिफ्ट में ड्यूटी लगाई है और यही वो गली है जहाँ पर बदमाशों ने घुस करके उन पर फायरिंग करी और बम से उनके ऊपर बरसाया। उमेश पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल के मर्डर केस में मुख्य गवाह थे। 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम आया है। अतीक प्रयागराज के शहर पश्चिमी इलाके में राजू पाल से मिल रही चुनौती से नाराज था। अब उमेश पाल की हत्या के बाद राजू पाल की पत्नी पूजा पाल, जो अब समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग कर रही हैं। कुछ आपकी सुरक्षा को लेकर आप नहीं, सुरक्षा हो पाएगा तभी ये सब कुछ हो पाएगा। नहीं, सुरक्षा नहीं हो पाएगा तो हमको नहीं लगता कुछ हो पाएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को डीएसपी से निकाला जा सकता है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। डीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरी रिपोर्ट तलब की है। उमेश पाल के मर्डर के बाद अब उसकी मौत को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व सांसद राधाराम पाल के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन उमेश पाल के घर पहुंचा। समाजवादी पार्टी ने सरकार से परिवार को सुरक्षा और मुआवजे की मांग की। साथ ही यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। हमें लगता है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में तार-तार हो गई है
ये दोहरी हत्या जो दिन दहाड़े की गई है, ये बताता है कि अपराधी उत्तर प्रदेश में बेखौफ घूम रहे हैं। वहीं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज शहर पश्चिम से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह भी उमेश पाल के घर पहुंचकर उनकी मां से मुलाकात की। सिद्धार्थनाथ सिंह ने परिवार तक सीएम योगी का संदेश पहुंचाया। आने के पहले मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई स्वयं, और मुख्यमंत्री जी ने एक ही संदेश दिया है, जिन्होंने ये हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उमेश पाल के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करने की मांग भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। होली से पहले पीएम ने फिर वोकल फॉर लोकल की अपील की। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में खेलों को लेकर रुचि बढ़ रही है, वहीं कला और संस्कृति के प्रति भी लोगों का रुझान काफी बढ़ा है। उत्तर प्रदेश रोजगार मेले के तहत आज सीएम योगी ने 9055 पुलिस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। हैदराबाद में अनुराग ठाकुर ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद के साथ बैडमिंटन भी खेला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए। सीएम बघेल ने कहा कि ईवीएम पर जनता को भरोसा नहीं है और 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। कांग्रेस के महाअधिवेशन का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए कुछ पुराने किस्से बताए तो केंद्र सरकार पर अडानी से लेकर चीन तक हर मुद्दे को लेकर हमला बोला। साथ ही राहुल गांधी ने 1977 में कांग्रेस की हार का जिक्र करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री आवास खाली करना पड़ रहा था तब उन्हें पहली बार मालूम हुआ कि उनका कोई अपना घर नहीं है। राहुल ने कहा कि तब से लेकर अब तक मेरे पास घर नहीं है। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। राहुल के इस बयान पर सोनिया गांधी भी भावुक नजर आईं। राहुल गांधी ने घर का जिक्र भारत जोड़ो यात्रा का किस्सा सुनाने के दौरान किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को ही अपना परिवार बताया। राहुल गांधी शुरू में तो थोड़े भावुक नजर आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर कटघरे में खड़ा किया। राहुल ने अडानी के मुद्दे पर एक बार फिर से सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी और अडानी में जरूर कोई रिश्ता है, नहीं तो अडानी का जिक्र आते ही उनके मंत्री क्यों अडानी का बचाव करने लगते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अडानी जी की रक्षा करने लग गए, अडानी जी की रक्षा करने लग गए। रिश्ता है। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने सवाल पूछा था कि दोनों का रिश्ता क्या है। सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अडानी जी से रिश्ता क्या है? मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, भैया बता दो रिश्ता क्या है। राहुल गांधी ने अडानी के साथ ही चीन के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। राहुल ने केंद्र सरकार पर कायर होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो चीन से डरते हैं जैसे सावरकर डरते थे। और एक केंद्रीय मंत्री के बयान का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मंत्री बोल रहे थे कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उससे लड़ नहीं सकते। सावरकर की विचारधारा अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर चीन से डरने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर चीन ताकतवर है तो क्या आप उसके सामने खड़े नहीं हो सकते? अंग्रेज भी ताकतवर थे, लेकिन हम तो उनसे लड़े भी और जीते भी। हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। राहुल गांधी के हमले पर बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी के प्रवक्ता ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि देश में मोदी सरकार के कारण शांति है, इसीलिए राहुल गांधी लाल चौक पर तिरंगा फहरा पाए। जिस जम्मू कश्मीर में पहले
कोई तिरंगा नहीं लहराता था, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता देते थे। आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ, तिरंगा को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के सहयोगी और उनके नेता देते थे। आज अगर उसी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को हजारों हजार तिरंगे दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे क्या कारण है, इसकी चिंतन भी राहुल गांधी को करना होगा। एक तरफ राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने केंद्र सरकार पर सियासत को विकासवाद से दूर करने का आरोप लगा दिया और कहा कि चुनाव के वक्त ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिनसे आम जनता का कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन सियासी फायदे के लिए चुनावी मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश होती है। भारत जोड़ो यात्रा, जब जब चुनाव आता है तो ऐसे मुद्दे उठते हैं जिससे जनता का कोई मतलब नहीं है। क्यों कह रही हूं कि मतलब नहीं है? क्योंकि जब रोजगार की बात होती है, युवाओं की बात होती है, महंगाई की बात होती है, तो इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन के मंच से प्रियंका ने इशारों में केंद्र सरकार पर देश में नकारात्मक माहौल बनाने का आरोप लगा दिया और अपनी पार्टी को देश में सकारात्मकता फैलाने का संदेश दिया। जो देश का माहौल है, जो नकारात्मक है, उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा और हमें सकारात्मक तरह से भविष्य के लिए अपने प्रस्ताव रखने पड़ेंगे। राहुल प्रियंका के अलावा आज कांग्रेस महाअधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बातें रखी। रायपुर के मंच से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने का ऐलान कर दिया। साथ ही खड़गे ने कहा कि महाअधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हमारी विचारधारा की लड़ाई तीव्र होगी। चुनावी मुकाबले तो होते रहते हैं, पर कितना भी समय लगे और कितना भी संघर्ष हो, हम एकजुट होकर लड़ने को तैयार हैं। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने एकजुट होकर बीजेपी से लड़ने का संदेश दिया, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इच्छा जताई कि राहुल गांधी ही 2024 में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर चुनाव की अगुवाई करें। ये तो पार्टी तय करेगी और जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं राहुल जी चाहता हूं कि वो सामने आए। पड़ोसी देश नेपाल का राष्ट्रपति चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल का देश के शीर्ष पद के लिए निर्वाचित होना लगभग तय माना जा रहा है। रामचंद्र पौडेल की उम्मीदवारी को 8 राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। इसमें केपी शर्मा ओली के समर्थन से प्रधानमंत्री बने पुष्प कमल दहल प्रचंड की सीपीएन माओवादी केंद्र भी शामिल है। इस बीच राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष और उप प्रधानमंत्री राजेंद्र लिंगडेन समेत पार्टी के 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रचंड के रामचंद्र पौडेल को समर्थन देने से नाराज आरपीपी के मंत्रियों ने सरकार से हटने का फैसला लिया है। ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल ने सुबास नेम्बांग को राष्ट्रपति पद के लिए आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है। नेम्बांग को अभी तक अपनी पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी का समर्थन नहीं मिला है। नेपाल में 9 मार्च को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की। अमृतसर के शहजादा गांव में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर कर दिया। मुस्तैद जवानों ने ड्रोन पर गोलियां बरसाई, जिसके बाद ड्रोन को एक खेत से बरामद किया गया। पटना में रेलवे पुलिस और डीआरआई की टीम ने बांग्लादेशी तस्करों से सोने के बिस्किट बरामद किए। तस्करों ने करीब 2 करोड़ कीमत का सोना एक मोबाइल के अंदर छिपा रखा था। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक घर में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देख आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह है कि फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई। गाजियाबाद में शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर होटल स्टाफ और बारातियों के बीच जमकर मारपीट हुई। होटल के बाउंसर्स ने मेहमानों को लाठी डंडों से पीटा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेन के हाथ मजबूत करते हुए पोलैंड ने उसे 4 लेपर्ड टैंक की आपूर्ति कर दी है। इसके अलावा पोलैंड ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को और अधिक हथियारों की सप्लाई करेगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री मोराविकी ने अपनी कीव यात्रा के दौरान इस बात का ऐलान किया था और जेलेंस्की से बातचीत में उन्होंने मदद करते रहने का वादा भी किया था। जबकि पोलैंड के पीएम मोराविकी ने अपनी मौजूदगी में ही यूक्रेन की सेना को लेपर्ड टैंक भी सौंपे। वैसे पोलैंड के अलावा स्वीडन भी यूक्रेन को 10 लेपर्ड टैंक देने वाला है।
खराब रास्तों पर 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले, 2 मशीन गन से 1 मिनट में 4750 राउंड फायर करने वाले और 3 मीटर गहरे गड्ढे से आराम से बाहर निकलने वाले इस टैंक में मिलने से यूक्रेन को युद्ध के मोर्चे पर बहुत फायदा होगा। तो शायद यही वजह है कि रूस बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी देश यूक्रेन को लेपर्ड टैंक की सप्लाई करे, लेकिन पोलैंड ने यूक्रेन को लेपर्ड टैंक दे दिया है। जिसके बाद बौखलाए रूस ने पाइपलाइन के रास्ते पोलैंड को होने वाली तेल की सप्लाई पर रोक लगा दी। हालांकि पोलैंड ने कहा है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पोलैंड के मुताबिक वो रूस से सिर्फ 10% कच्चा तेल आयात करता है। रिफाइनरियों को समुद्र के जरिए आपूर्ति की जा सकती है। इससे लोगों को गैसोलीन और डीजल की कमी नहीं होगी। हालांकि पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों से पाइपलाइन से तेल की आपूर्ति को बाहर रखा गया था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 1 साल पूरा होने के बाद अमेरिका ने अंदेशा जताया कि रूस बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी ने इस बाबत बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी जनरल सर रिचर्ड बैरोन्स ने बताया है कि रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार कर लिए गए हैं। बस रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आदेश का इंतजार है। अमेरिकी जनरल ने चेतावनी दी है कि रूस अगले कुछ दिनों में यूक्रेन पर खतरनाक हवाई हमला करने की फिराक में है। इसमें रूसी वायुसेना के सैकड़ों लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। अमेरिकी जनरल ने यह भी कहा कि यूक्रेनी एयर डिफेंस लगभग तबाह हो चुका है। ऐसे में यूक्रेन को अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की सुरक्षा की उतनी फिक्र नहीं है जितनी पहले थी।